जब मैं उठा तो सुबह की रोशन धूप खिड़की के ऊपर जो रोशनदान था उसमें से कमरे में आ रही थी। दरवाजे पर दस्तक हुई। मैंने उठकर दरवाजा खोला। नौकरानी खड़ी थी। उसने हाथ जोड़कर झुककर रियासती मुलाजिमों की तरह नमस्कार किया और बोली, राजकुमारी जी ने कहा है कि नाश्ता तैयार हो गया है। मैंने कहा, मैं भी आता हूँ। मैं बाथरूम में घुस गया। मुंह हाथ धोकर दांत साफ करके बाहर निकला तो नौकरानी मेरा बिस्तर ठीक कर चुकी थी और तपाई का मेज पोश बदल रही थी। मुझे देखकर रुक गई और झुककर बोली, सर आपको मैं लिए चलती हूँ। नाश्ते की मेज राजकुमारी जी ने ऊपर वाली गैलरी में लगवाई है। वो मुझे पुराने किले जैसी हवेली की सीढ़ियों में से दूसरी मंजिल की गैलरी पर ले गई। नाश्ते की मेज पर शकुंतला नई साड़ी में मलबूस थी। मुझे देखते ही गुड मॉर्निंग कहा और बताया कि उसका भाई नागपुर से पहुंचने ही वाला है। बंसी बग्घी लेकर उसे लेने स्टेशन पर चला गया है। मेरे इम्तिहान की घड़ी करीब आ रही थी। मैं बिल्कुल निहत्था था। शकुंतला का फौजी भाई शायद फुल वर्दी में हो। उसने पिस्तौल भी लगाया होगा। अगर उसने मुझे पहचान लिया कि मैं वही पाकिस्तानी जासूस हूँ या कश्मीरी कमांडो हूँ जिसको ग्वालियर के टॉर्चर सेल में लाया गया था और जिसको बाद में एक फौजी तैयारे से नीचे गिरा दिया गया था, तो वो यकीनन उसी वक्त पिस्तौल निकाल लेगा। मैं यही सोच रहा था कि मुझे शकुंतला की आवाज ने चौंका दिया। वो कह रही थी, धर्मवीर तुम क्या सोच रहे हो? मैंने तुम्हारे लिए चाय भी बना दी है। मैंने मुस्कुराकर शुक्रिया अदा किया और शकुंतला के सामने वाली बेद की कुर्सी पर बैठकर चाय पीने लगा। नाश्ते में हलवा पूरियां, मिठाइयां और डबल रोटी मक्खन भी था। मैं एक स्लाइस पर थोड़ा सा मक्खन लगाकर खाने लगा तो शकुंतला ने कहा, ये गुलाब जामुन लो, ये छिंदवाड़ा के मशहूर गुलाब जामुन है। मैंने एक गुलाब जामुन भी उठा लिया। गैलरी से नीचे एक कच्चा रास्ता दरख्तों में दूर तक जाता नजर आ रहा था। जरूर यही रास्ता छिंदवाड़ा के रेलवे स्टेशन को जाता था और शकुंतला का भाई इसी रास्ते से आने वाला था। मेरी निगाहें उस रास्ते पर लगी थीं। शकुंतला कहने लगी, भैया शरद को मुझे देखकर जितनी खुशी होगी तुम उसका अंदाजा नहीं कर सकते। वो तुमसे मिलकर भी बड़ा खुश होगा। भैया मुझसे बड़ा प्यार करता है। मैं उसकी इकलौती बहन हूँ और वो मेरा इकलौता भाई है। तुम रात ठीक से सोए थे ना? हाँ, खूब सोता रहा। मैंने गैर हाजिर दिमागी की हालत में कहा। मेरा ध्यान उसके फौजी भाई की तरफ लगा हुआ था। शकुंतला भी मुझसे बातें करते हुए किसी वक्त दरख्तों के दरमियान से जाने वाले रास्ते की तरफ देखती। कहने लगी, भैया स्टेशन से चल पड़ा होगा। नागपुर से इस वक्त आने वाली गाड़ी ठीक 9 बजे छिंदवाड़ा पहुंच जाती है। अब 9:15 हो गए हैं। 1 मिनट बाद मुझसे बातें करते करते वो उठ खड़ी हुई। कहने लगी, भैया आ गए, तुम भी नीचे आ जाओ। मैं भी उठ खड़ा हुआ। मैंने देखा एक बग्घी दरख्तों के नीचे से गुजरती पुरानी हवेली की तरफ आ रही थी। मैं शकुंतला के पीछे नीचे उतर आया। शकुंतला दौड़ती हुई हवेली के अहाते में से गुजरकर गेट के बाहर जाकर खड़ी हो गई। दोनों नौकरानियां, एक नौकर शकुंतला की रानी माँ को व्हील चेयर पर बिठाए हुए लेकर बरामदे में आ गए। मैंने रानी माँ को नमस्कार किया। वो बोली, मेरा बेटा आ रहा है। अपनी बहन को देखकर वो खुशी से निहाल हो जाएगा। फिर कहने लगी, बेटा धर्मवीर, हमें ये सारी खुशियाँ सिर्फ तुम्हारी वजह से मिली हैं। मैं तो जन्म जन्म में तुम्हारी आभारी रहूंगी। मैंने कहा, माता जी आप ऐसा न कहें। शकुंतला जी को घर पहुंचाना मेरा इंसानी फर्ज था। इस दौरान बग्घी हवेली के गेट के पास आकर रुक गई थी। दिन की रोशनी और खुली हुई धूप में मैंने एक दरमियाने कद के जरा भारी जिस्म वाले फौजी को बग्घी से उतरकर शकुंतला को गले लगाते देखा। वो शकुंतला के गले में बाजू डाले उसे अपने साथ चलाता और बार बार उसके सर को चूमता। बरामदे के पास आया तो मैंने देखा कि उस फौजी जवान की उम्र 30-35 साल के करीब थी। सर के बाल दरमियान से थोड़े थोड़े उड़े हुए थे। बालों में खिजाब लगा हुआ था। कांधे पर मेजर के ओहदे का क्राउन लगा हुआ था। उसने आते ही रानी माँ के पाँव छुए और मेरी तरफ देखा। रानी माँ ने कहा, शरद बेटा उसके भी पाँव छुओ, ये धर्मवीर है। यही तुम्हारी बहन को डाकुओं के गार से निकाल कर लाया है। अगर ये ना होता तो शायद हम अपनी बच्ची का मुंह कभी ना देख सकते। और रानी माँ की आवाज भर्रा गई। मेजर शरद दीवान ने मेरी तरफ गौर से देखा। ये बड़ा कयामत का लम्हा था। मैं भी उसे देख रहा था। उसका चेहरा बता रहा था कि उसने मुझे नहीं पहचाना और वो मुझे पहली बार देख रहा है। उसने एहसानमंद अंदाज में झुककर मेरे पाँव छूने चाहे। मैंने जल्दी से उसे उठा लिया। नहीं भैया, आप मुझे शर्मिंदा न करें। मेजर शरद दीवान ने मुझे गले लगा लिया। वो बार बार कह रहा था, मैं तुम्हारा एहसानमंद हूँ। मैं तुम्हारे एहसान का बदला नहीं चुका सकता। मैंने उसे अपने से अलग करते हुए कहा, आप ऐसा न कहें। शकुंतला जी को वहाँ से निकाल कर उसके घर पहुँचाना मेरा फर्ज था। मैंने दिल में खुदा का शुक्र अदा किया कि मेजर शरद दीवान मुझे नहीं जानता। उसके लिए मैं एक अजनबी शख्स था। मेरे सामने नए नए कमांडो एक्शन के दरवाजे खुल रहे थे। मैं जानता था कि इस शख्स के जरिए मुझे भारतीय फौज के इंतहाई खुफिया राज मालूम हो सकते हैं और मैं इंडियन मिलिट्री के इंतहाई हसास इदारों तक रसाई हासिल कर सकता हूँ। सिर्फ होशमंदी, एहतियात और अक्ल से काम लेने की जरूरत थी और मैं ऐसा करने की सलाहियत रखता था। हम सब रानी माँ के बेडरूम में आकर बैठ गए। चाय और मिठाई आ गई। शकुंतला का भाई मेजर शरद दीवान मुझसे डाकुओं की कमीनगाह के बारे में पूछने लगा। मैं जानता था कि वो उन्हें फौरी तौर पर गिरफ्तार करवाना चाहता है। मुझे क्या एतराज हो सकता था? इन डाकुओं के पास मेरा ऐसा कोई राज नहीं था जो मेरे अगले मिशन पर असरअंदाज हो सकता। मैंने उसे लखू और रामू के खुफिया अड्डे के बारे में पूरी तफसीलात बता दी। वो बोला, मैं आज ही मिलिट्री फोर्स भेजकर इन सब को पकड़वाता हूँ। मैंने कहा, शरद भैया आपको इस काम में देर नहीं करनी चाहिए। कहीं ऐसा ना हो कि वो लोग वहाँ से किसी दूसरी तरफ निकल जाएं। डोंट वरी, अर्दली के पास मेरा मोबाइल छोटा ट्रांसमीटर मौजूद है। मैं अभी मिलिट्री पुलिस को अपने हेडक्वार्टर इतला करता हूँ। उसने नौकरानी से कहा, मेरे अर्दली से कहो साहब ने ट्रांसमीटर मांगा है।
नौकरानी चली गई। मेजर अपनी बहन शकुंतला के साथ कहने लगा, शकुन तुम बेफिक्र रहो, जिन लोगों ने तुम्हें अगवा किया था मैं इनमें से किसी एक को नहीं छोड़ूंगा। उन्हें ऐसी सजा दिलवाऊंगा कि सारी जिंदगी जेल में सड़ते रहेंगे। रानी माँ कहने लगी, हमारी रियासत की पुलिस तो किसी काम की नहीं रही, इतने दिनों में किसी एक डाकू को भी नहीं पकड़ सकी। मेजर शरत ने कहा, माता जी अब ना वो रियासत रही है ना रियासत का राज दरबार रहा है। राजा जी अपने पूरे खानदान को लेकर विलायत जा बसे, रियासत जाती रही। हमारे पिताजी के होते हुए फिर भी पुलिस का इंतजाम अच्छी तरह से चलता था। उनके स्वर्गवास होने के बाद तो फिर यही हालत होनी थी। जब मैंने मेजर शरत को बताया कि डाकू किस तरह शकुंतला से उसके नाम खत लिखवाना चाहते थे कि 1 लाख रुपए देकर लड़की को ले जाओ, रुपया नहीं दोगे तो हम इसके साथ बहुत बुरा सलूक करेंगे और इसे बम्बई ले जाकर बेच देंगे। मैंने जानबूझकर ये बात शकुंतला के भाई की गोशगुजार की थी ताकि उसे मालूम हो सके कि मैंने उनके खानदान पर किस कदर एहसान किया है। इस तरह से मुझे इस फौजी अफसर का, जिसका ताल्लुक इंडिया की मिलिट्री पुलिस के हसास इदारे से था, भरपूर एतमाद हासिल हो सकता है और उस पर मेरे एहसानात का बोझ बढ़ सकता है। शकुंतला ने मेरी बात की तायद करते हुए कहा, भैया तुम नहीं जानते वो लोग किस कदर वहशी दरिंदे थे। भगवान ने तो धर्मवीर जी को एक देवता सम्मान मेरी मदद को वहाँ भेज दिया। अगर ये मेरी मदद न करते तो आज मैं आप लोगों के पास न बैठी होती, और इसमें कोई शक भी नहीं था। मैं अगर शकुंतला की मदद को महज इत्तेफाक से वहाँ न पहुँच जाता तो उस लड़की की वापसी का सवाल ही पैदा नहीं होता था। उन्हें कहाँ से तावान के 1 लाख रुपए मिलने थे। बस यही अंजाम होता कि पहले वो सारे डाकू शकुंतला के साथ दरिंदगी का सलूक करते और उसके बाद उसे बम्बई के तवाइफों के बाजार में ले जाकर बेच डालते। मैंने सिर्फ इंसानी हमदर्दी और एक लड़की की इज्जत बचाने के लिए ऐसा किया था। मेजर शरत दीवान ने मेरा हाथ अपने दोनों हाथों में लेकर बड़ी मोहब्बत से दबाया और बोला, धर्मवीर जी मुझे बताइए मैं आपके लिए क्या कर सकता हूँ। मैं आपकी खातिर अपनी जान भी देने को तैयार हूँ। वो जज्बाती हो गया, उसकी आवाज कपकपा रही थी। मैंने उठकर उसे सीने से लगा लिया। मैंने अपनी मंसूबाबंदी पर अमल शुरू कर दिया था। मैंने कहा, शरत भैया आप मेरे भाई हैं, आप ऐसा कहकर मुझे शर्मिंदा न करें। वहाँ बड़ा जज्बाती माहौल पैदा हो गया। शकुंतला की आंखों में भी आंसू आ गए। रानी माँ भी अश्कबार हो गई। मैंने दोनों हाथ फजा में बुलंद करते हुए अंग्रेजी में कहा, ओके बहुत हो चुका। शकुंतला जी हम सबको इस खुशी के मौके पर अपने हाथ से चाय बनाकर पिलाएं। मैं अंग्रेजी बोलकर मेजर शरत पर यह असर डालना चाहता था कि मैं पढ़ा लिखा नौजवान हूँ। मेजर शरत ने मुस्कुराते हुए कहा, ये ठीक है, ओके। नौकरानी मेजर का ट्रांसमीटर सेट लेकर आ गई। उसने फौरन सेट ऑन करके वायरलेस पर अपने स्टेशन हेडक्वार्टर से राब्ता किया। कोड में कोई अल्फाज और नंबर बोले और अंग्रेजी में कहा, कैप्टन शर्मा से बात करवाओ। फिर बोला, कैप्टन शर्मा मेरी बात गौर से सुनो। उसके बाद मेजर शरत दीवान ने वायरलेस पर ही कैप्टन शर्मा को डाकुओं की खुफिया कमीनगाह का पूरा हदूद अरबा जो मैंने उसे बताया था और जंगल की पूरी तफसील और दरिया पार वाला रास्ता जो वो जानता था उसे बताया और ऑर्डर दिया कि अभी मिलिट्री फोर्स भेजकर इन सबको गिरफ्तार करके क्वार्टर गार्ड में बंद कर दो। मैं रात को वहाँ पहुँच रहा हूँ। ओके आउट। दोपहर का खाना मैंने उन सब के साथ खाया। उसके बाद कॉफी पी गई। शकुंतला अपने कमरे में चली गई। मेजर शरत मुझे साथ लेकर हवेली के पीछे बागीचे में आ गया। लीमों के दरख्त के नीचे बेत की कुर्सियां और मेज बिछी थी। मेजर शरत ने मुझसे मेरे बारे में पूछा कि मैं इन डाकुओं की कमीनगाह में कैसे पहुंच गया। मैंने पहले से एक कहानी सोच रखी थी। मैंने उसे बताया कि मैं अमृतसर के एक ब्राह्मण घराने में पैदा हुआ, अमृतसर के स्कूल और कॉलेज में तालीम हासिल की। मेरा इरादा डॉक्टर बनने का था, मगर मेरा पिताजी अचानक स्वर्गवास हो गए। उनके गम में माताजी भी कुछ दिनों बाद चल बसी। मैं अकेला रह गया। मेरा कोई भाई बहन न था। हम अमीर लोग भी नहीं थे, किराए के मकान में रहते थे। मैंने सोचा कि दिल्ली जाकर कोई नौकरी तलाश करता हूँ। मैं अपने रिश्तेदारों के शहर में नहीं रहना चाहता था। उनका रवैया पिताजी की मौत के बाद मुझसे अच्छा नहीं रहा था। मैं दिल्ली आ गया। दिल्ली में कई दिनों तक नौकरी की तलाश में दरबदर फिरता रहा। कहीं नौकरी न मिली तो सोचा बम्बई जाकर किस्मत आजमाई करता हूँ। मैं ट्रेन में बैठकर बम्बई की तरफ चल पड़ा। ग्वालियर के स्टेशन पर ट्रेन का इंजन खराब हो गया। दूसरे इंजन के आने में काफी देर थी। मैंने ग्वालियर शहर और उसके इर्द गिर्द के पहाड़ी जंगलों की बड़ी तारीफ सुनी थी। यूं ही मेरे दिल में ख्याल आया कि क्यों ना ग्वालियर शहर की सैर की जाए। चुनाचे मैं स्टेशन की इमारत से निकलकर शहर में आ गया। ग्वालियर का शहर मुझे बड़ा अच्छा लगा। खुशकिस्मती से मुझे वहाँ एक ड्रग स्टोर में नौकरी भी मिल गई। मैं बड़ा खुश था। नौकरी करते मुझे 1 महीना गुजर चुका था। एक दिन ग्वालियर के आसपास के जंगल की सैर करने निकल पड़ा। बस यही मेरी गलती थी। मैं जंगल में रास्ता भूल गया और इन डाकुओं के काबू आ गया। डाकुओं ने मुझे जरगमाल बना लिया। वो मुझसे मेरे माँ बाप का पता पूछते ताकि वो मेरे माँ बाप से तावान हासिल करें। मैंने उन्हें बहुत कहा कि मेरे माँ बाप नहीं हैं, मैं ग्वालियर में अकेला रहता हूँ, मगर उन्होंने मेरी बात पर यकीन न किया और कहा कि हमारा आदमी जहाँ तुम शहर में नौकरी करते हो वहाँ जाकर मालूम करेगा कि तुम्हारे माता पिता जिंदा हैं कि मर चुके हैं। डाकुओं के सरदारों ने एक आदमी ग्वालियर शहर की तरफ रवाना कर दिया। इस दौरान मुझे मालूम हुआ कि डाकू किसी लड़की को अगवा करके लाए हैं और उसे यरगमाल बनाकर रखा हुआ है। उसके घर वालों को पैगाम भिजवाकर उसके तावान की रकम वसूल करना चाहते हैं। चूंकि मैं पढ़ा लिखा था, डाकुओं के सरदार ने मुझे कहा कि लड़की से उसके माँ बाप के नाम खत लिखवा कर दो। मैं कार में लड़की के पास आ गया। ये लड़की शकुंतला थी। मैंने उसी वक्त फैसला कर लिया कि मैं शकुंतला को इन वहशी डाकुओं की कैद से निकालकर उसके घर पहुंचाऊंगा, चाहे इसके लिए मुझे कुछ ही करना पड़े। उसके बाद जो कुछ हुआ वो मैं आपको पहले ही सुना चुका हूँ।
मेजर शरद दीवान गौर से मेरी फर्जी मन घड़त कहानी सुनता रहा। जब मैंने अपनी कहानी खत्म की तो वो बोला, धर्मवीर, आज से तुम मेरे छोटे भाई हो, मुझे बताओ कि मैं तुम्हारे लिए क्या कर सकता हूँ। मैं इसी जुमले के इंतजार में था। मैंने कहा, मेरी बड़ी ख्वाहिश थी कि मैं डॉक्टर बनूं तो भारत की फौज में कमीशन हासिल करके अपनी भारतीय फौज की खिदमत करूं, मगर मैं ऐसा न कर सका। बीए के बाद अपनी तालीम भी जारी न रख सका। भगवान ने मुझे आपसे मिलाकर एक बार फिर यह मौका दिया है कि मैं अपनी फौज की खिदमत करूं। क्या ऐसा हो सकता है कि मुझे आपकी रेजिमेंट में कोई छोटी मोटी सिविलियन नौकरी मिल सके? अंग्रेजी जबान पर मुझे काफी उबूर हासिल है। मेजर शरद ने मेरी तरफ बड़ी शफकत और मोहब्बत के अंदाज में देखते हुए कहा, तुम्हें परेशान होने की जरूरत नहीं। मेरा ताल्लुक फौज की मिलिट्री इंटेलिजेंस से है। मैं पूरी कोशिश करूंगा कि तुम्हें मेरे हेडक्वार्टर में ही कोई मुलाजमत मिल जाए। मैं आज शाम वापस जा रहा हूँ, 2 दिन बाद वापस आऊंगा। भगवान ने चाहा तो कुछ न कुछ तुम्हारे लिए जरूर हो जाएगा। मेजर शरद दीवान उसी रोज तीसरे पहर नागपुर चला गया। मैं हवेली में रहकर उसकी वापसी का बेचैनी से इंतजार करने लगा। शकुंतला मेरी बड़ी खिदमत करती रही, वो मेरा बड़ा ख्याल रखती। 2 दिन गुजर गए। तीसरे रोज मेजर शरद वापस आया तो उसने मुझे खुशखबरी सुनाई कि उसने मेरे लिए अपने रेजिमेंटल क्वार्टर में ही काम तलाश कर लिया है। मैं उसका शुक्रिया अदा करने लगा। जब मैंने पूछा कि मेरी नौकरी की नौयत क्या होगी तो वो बोला, हमारे नागपुर की रेजिमेंटल हेडक्वार्टर की फौजी कैंटीन है जिसे नानी कहते हैं। ये एक ग्रोसरी स्टोर है जहाँ से फौजियों को सिगरेट, चाय, शराब, साबुन, आटा, चावल और हर किस्म की दूसरी जरूरियात जिंदगी की चीजें सस्ते नरखों पर मिलती हैं। इस कैंटीन का ठेकेदार एक सिविलियन मिस्टर मेहता है जो मेरा जानने वाला है। ये ठेका मैंने ही उसे दिलवाया था। उससे मैंने तुम्हारे लिए सारी बात कर ली है। तुम्हें उस फौजी कैंटीन में बतौर मैनेजर रख लिया गया है। तुम अब मेरे साथ ही नागपुर चलोगे और नौकरी पर काम शुरू करोगे। मुझे बड़ी खुशी हुई। मैं यही चाहता था कि मुझे भारतीय फौजी हेडक्वार्टर में किसी तरह काम का मौका मिल जाए। ये मौका मुझे शकुंतला के भाई मेजर शरद ने फराहम कर दिया था। जब मेजर शरद की छुट्टी खत्म हुई तो वो मुझे अपने साथ ही नागपुर ले गया। नागपुर शहर से मैं थोड़ा बहुत वाकिफ था। इससे पहले भी मैं एक बार अपनी कमांडो सरगर्मियों के सिलसिले में इस शहर में आ चुका था। मेजर शरद फौजी ऑफिसर्स मेस के एक कमरे में रह रहा था। उसने मुझे फौजी क्वार्टर की फौजी कैंटीन के ठेकेदार से मिलाया। ये उधेड़ उम्र का सांवला कमजोर सा आदमी था। उसने मुझसे हाथ मिलाया और कहा, काम इतना मुश्किल नहीं है, बस ड्यूटी सुबह से शाम तक देनी होगी। मेजर शरद जी मेरे बड़े भाई के सम्मान है, इनकी बात मैं नहीं टाल सकता। मेरा मुलाजिम जगदीश तुम्हें सारा काम समझा देगा। मैंने नागपुर के इस फौजी रेजिमेंटल हेडक्वार्टर की फौजी कैंटीन में नौकरी शुरू कर दी। कैंटीन के साथ ही अकब में एक छोटा सा कमरा मुझे रिहाइश के लिए मिल गया। मेजर शरद ने मुझे नया बिस्तर और इस्तेमाल की तमाम जरूरी चीजें लाकर दे दी। कैंटीन के ठेकेदार से 200 रुपए एडवांस भी दिलवा दिए। कैंटीन फौजी हेडक्वार्टर के अंदर ही थी। मुझे हेडक्वार्टर के गेट से अंदर आने और बाहर जाने के लिए एक फौजी पास मिल गया था। मैंने कैंटीन में काम शुरू कर दिया। दिन में एक आध बार मेजर शरद मेरे पास आकर मेरा हाल चाल मालूम करके जाते थे। खाना वगैरह मुझे फौजी लंगर से मिल जाता था, जिसके लिए मुझे बड़ी मामूली सी रकम तनख्वाह में से कटवानी होती थी। कैंटीन के मुलाजिम जगदीश ने मुझे सारा काम समझा दिया था। कैंटीन पर हर रैंक के भारतीय फौजी राशन वगैरह लेने आते थे। मैं उनकी मतलूबा अशिया की लिस्ट बनाकर जगदीश को देता था। वो सारी चीजें लिफाफों में डालकर फौजी के हवाले करता। मैं उस फौजी का आईडी कार्ड लेकर बिल पर उसका आईडी नंबर, नाम और रैंक लिखकर उसके दस्तखत लेता। इस तरह मुझे हर ओहदे के फौजी से मिलने का मौका मिल गया। मैंने एक हफ्ते के बाद अपने मतलब के 2-3 फौजी अफसरों से ताल्लुकात पैदा कर लिए। ये वो लोग थे जिनसे मुझे मेरे मतलब की मालूमात हासिल हो सकती थी। इनमें मिलिट्री इंटेलिजेंस का एक सूबेदार मेजर भी था जिसका नाम चंद्रकांत था, लेकिन मेरा असल टारगेट शकुंतला का भाई मेजर शरद दीवान था। उस आदमी से मुझे बड़ी आसानी से भारतीय हाई कमांड के अहम राज मालूम हो सकते थे। चुनाचे मैं एक दिन छोड़कर ड्यूटी खत्म करने के बाद मेजर शरद के पास चला जाता और उसके साथ बड़ा भोला भाला बनकर प्यार मोहब्बत की बातें करता। भारतीय फौज के डिसिप्लिन और फौजी जवानों की चुस्ती और बहादुरी की तारीफें करता और कहता कि हमारी भारतीय सेना का मुकाबला दुनिया की कोई फौज नहीं कर सकती। उसके साथ ही जानबूझकर पाकिस्तान की फौज का जिक्र छेड़ते हुए कहता, शरद जी, पाकिस्तान की फौज तो हमारी इंडियन सेना के सामने कुछ भी नहीं। अगर कभी जंग हो गई तो हमारी भारतीय फौज 1 घंटे के अंदर अंदर सारे पाकिस्तान पर कब्जा कर लेगी। ये बात मैं दिल पर जबर करके कहता था। साथ ही दिल में ये जुमला जरूर दोहराता कि ऐसा मौका कभी नहीं आएगा। अगर आया तो पाक फौज के शेर दिल जवान भारत को वो सबक सिखाएंगे कि जिसे वो कभी फरामोश नहीं कर सकेगा। शरद दीवान कहता, अरे धर्मवीर भैया, पाक फौज की नफरी वैसे भी हमसे बहुत कम है। हमने टेक्निकल मैदान में जो तरक्की की है और जिस किस्म के नए नए हथियार हमारी असलहे की फैक्ट्रियों में बन रहे हैं, इसका मुकाबला पाकिस्तान की फौज नहीं कर सकेगी। एक दफा इसी किस्म की बातें हो रही थीं। मैंने भारत का देशभक्त बनकर पूछा, शरद जी, हमारी फौज ने मिसाइल भी जरूर बनाए होंगे। सुना है पाकिस्तान में इस किस्म के मिसाइल तैयार होना शुरू हो गए हैं। शरद दीवान आखिर इंटेलिजेंस का ऑफिसर था। ऐसे ऑफिसर बात करने में बड़ी एहतियात से काम लेते हैं। कहने लगा, बस कुछ न कुछ हम भी कर रहे हैं। उसके बाद उसने मौजू बदल कर दूसरी बातें शुरू कर दी। मैं समझ गया कि इस आदमी से राज मालूम करना इतना आसान काम नहीं। मुझे भी कोई जल्दी नहीं थी। मैं भारतीय फौज के पेट के अंदर पहुंच चुका था। मैं सब्र से काम ले सकता था। मेजर शरद दीवान के हॉस्टल में कभी कभी शाम के वक्त उसके फौजी दोस्त भी आकर बैठते थे। शराब का दौर भी चलता था। इन फौजियों का ताल्लुक ज्यादातर मिलिट्री इंटेलिजेंस से होता था।
یہ لوگ شراب پی کر بھی فوجی معاملات پر گفتگو کرتے وقت مجھے دیکھ کر محتاط انداز اختیار کر لیتے، مگر میں نے اپنے رویے اور پاکستان کے خلاف باتیں کرتے رہنے سے ان کو اپنے اعتماد میں لے لیا تھا۔ یہ فوجی کچھ اس وجہ سے بھی مجھے بڑا دلچسپ اور ایڈونچرس نوجوان سمجھتے تھے کہ میں میجر شرد دیوان کی بہن کو ڈاکوؤں کی کمین گاہ سے نکال کر لے آیا تھا۔ مجھے ناگپور کے فوجی ہیڈ کوارٹر کی کینٹین پر کام کرتے ہوئے 1 مہینہ گزر گیا تھا، اور ابھی تک میں سری نگر میں اپنے کشمیری کمانڈو لیڈر شیروان کو اپنے بارے میں کوئی اطلاع نہیں پہنچا سکا تھا۔ میں نے یہ دیکھا تھا کہ میجر شرد دیوان اپنا موبائل ریڈیو ٹرانسمیٹر اپنے کمرے کے کلوزٹ میں رکھتا تھا۔ یہ بات میں نے خاص طور پر نوٹ کر لی تھی۔ میں اس ٹرانسمیٹر کے ذریعے موقع پا کر کمانڈر شیروان کو اپنے خاص خفیہ کوڈ میں سری نگر پیغام بھجوا سکتا تھا کہ میں ناگپور کے فوجی ہیڈ کوارٹر میں پہنچ چکا ہوں، لیکن یہ کوئی اتنا ضروری پیغام نہیں تھا جس کے لیے میں کوئی خطرہ مول لیتا، کیونکہ یہ مجھے معلوم تھا کہ فوجی ہیڈ کوارٹر سے کوئی سگنل نشر ہو تو خواہ وہ خفیہ کوڈ میں ہی ہو، ہیڈ کوارٹر کے سگنل کور کی مانیٹرنگ ٹیم کو اس کا علم ضرور ہو جائے گا۔ میں یہ خطرہ صرف اس صورت میں مول لے سکتا تھا جب مجھے کوئی انتہائی اہم فوجی راز معلوم ہو جاتا، اور قدرت نے بہت جلد مجھے یہ موقع فراہم کر دیا۔ ایک روز شام کے وقت میجر شرد دیوان کے کمرے میں شراب و کباب کی محفل گرم تھی۔ وہاں انٹیلیجنس کور کا ایک سکھ کیپٹن بھی بیٹھا شراب پی رہا تھا۔ یہ لوگ کافی شراب پی گئے تھے اور زبان پر انہیں قابو نہیں رہا تھا۔ میں جان بوجھ کر دوسری طرف ہو کر لکڑی کے کریٹ میں میجر شرد کی وردی تہہ کر کے رکھنے لگا۔ میں نے یہ ظاہر کیا کہ مجھے ان کی باتوں سے کوئی دلچسپی نہیں۔ کچھ وہ لوگ بھی غافل ہو چکے تھے۔ اتنے میں انٹیلیجنس کور کے سکھ کیپٹن کے منہ سے ایک ایسی بات نکلی جس پر میرے کان کھڑے ہو گئے۔ اس نے کہا، اس بار ہم پاکستان کا نام نقشے پر سے ہٹا دیں گے اور بھارت ماتا کے بچھڑے ہوئے ٹکڑوں کو جوڑ کر اس غلطی کا ازالہ کریں گے جو پنڈت نہرو نے انڈیا کو تقسیم کر کے کی تھی۔ وہاں ایک لیفٹیننٹ، ایک سیکنڈ لیفٹیننٹ اور میجر شرد دیوان بھی بیٹھے شراب پی رہے تھے۔ حیرت کی بات تھی کہ یہ لوگ نشے میں بہت زیادہ بہک جانے کے باوجود محتاط تھے۔ سیکنڈ لیفٹیننٹ نے میری طرف دیکھا۔ میں نے چہرہ نیچے کر لیا اور کریٹ میں وردی جمانے لگا۔ اسی لیفٹیننٹ نے سکھ کیپٹن سے پوچھا، سر کیا کوئی ڈیڈ لائن مقرر ہوئی ہے؟ سکھ کیپٹن نے شراب کا ہلکا سا گھونٹ بھرنے کے بعد کہا، اس کا فیصلہ تو ہماری منسٹری آف ڈیفنس ہی کرے گا، لیکن ہماری انٹیلیجنس کو پاکستان کی ڈیفنس لائن کی پوری رپورٹ جلد سے جلد مہیا کرنے کے آرڈر مل گئے ہیں۔ میجر شرد دیوان نے اپنا گلاس میز پر ٹکاتے ہوئے کہا، ہم یہ رپورٹ ہائی کمانڈ کو 1 ہفتے کے اندر اندر پہنچا رہے ہیں۔ اس کے ساتھ ہی جیسے سکھ کیپٹن اپنے ہوش میں آ گیا، اس نے ہاتھ ہلا کر کہا، نو سیکرٹ ٹاک پلیز، فارگیٹ اٹ، اور انہوں نے موضوع بدل دیا۔ وہ فلم ایکٹریسوں اور دوسری عورتوں کی باتیں کرنے لگے۔ اس دوران سیکنڈ لیفٹیننٹ نے کوئی فلمی گیت گانا شروع کر دیا۔ یہ محفل رات کے 11 بجے تک جاری رہی۔ اس کے بعد سب چلے گئے۔ میں بھی میجر شرد سے اجازت لے کر واپس چلا آیا۔ اپنے کمرے میں آ کر میں دیوار سے ٹیک لگا کر بیٹھ گیا۔ سکھ کیپٹن نے جو بات کی تھی یا اس کی زبان سے نکل گئی تھی، اس سے صاف ظاہر تھا کہ بھارت کی فوجی ہائی کمانڈ نے پاکستان پر کسی حملے کا منصوبہ بنا لیا ہے اور اسے انڈین ڈیفنس منسٹری کی منظوری بھی حاصل ہے۔ یہ بڑا اہم فوجی راز تھا جو مجھے معلوم ہو گیا تھا۔ یہ راز مجھے ان فوجی افسروں سے ہی حاصل ہو سکتا تھا جن کا تعلق ملٹری کی انٹیلیجنس کور سے تھا۔ دوسری کسی جگہ سے میں یہ راز حاصل نہیں کر سکتا تھا۔ میں یہ راز کمانڈو لیڈر شیروان کو اس وقت تک نہیں بتانا چاہتا تھا جب تک مجھے انڈین ملٹری ہائی کمانڈ کے اس اہم فیصلے کی کچھ تفصیلات معلوم نہ ہو جاتی۔ میرے لیے یہ معلوم کرنا بہت ضروری ہو گیا تھا کہ بھارت اگر پاکستان پر حملہ کرنا چاہتا ہے تو یہ حملہ کس مہینے کرے گا اور کون سی تاریخ کو کرے گا، اور حملے کی حکمت عملی کیا ہوگی۔ یہ فوجی معلومات انتہائی راز والی تھیں، اور اگر کوئی شخص اس سلسلے میں مجھے کچھ بتا سکتا تھا تو وہ شکنتلا کا بھائی میجر شرد دیوان تھا۔ چنانچہ میں نے فیصلہ کر لیا کہ یہ فوجی راز میں اس سے معلوم کر کے رہوں گا۔ مجھے اس کا اعتماد حاصل تھا۔ میں اپنی باتوں سے اس پر یہ ثابت کر چکا تھا کہ میں بھارت ماتا کا سچا پجاری ہوں اور پاکستان کو بھارت کا سب سے بڑا دشمن سمجھتا ہوں۔ اس کے باوجود مجھے پورا یقین نہیں تھا کہ میجر شرد کو اگر پاکستان پر فوجی حملے کی تاریخ کا علم ہوگا تو وہ مجھے اتنی آسانی سے یہ راز بتا دے گا۔ اس کے لیے مجھے انتہائی دانشمندی، احتیاط، چالاکی اور کسی خاص حکمت عملی سے کام لینے کی ضرورت تھی۔ میں یہ دیکھ چکا تھا کہ میجر شرد دیوان کو اعلیٰ سے اعلیٰ شراب پینے کا شوق ہے اور وہ ہر روز شام کو قیمتی شراب کے 3-4 جام ضرور پیتا ہے۔ اس نے ایک دن مجھے کہا، دھرمویر، جس رات کو شراب نہ پیوں اچھی طرح سے نیند نہیں آتی۔ ہماری ریجمنٹ کے میڈیکل آفیسر نے بھی مجھے کہا ہے کہ میں رات کو سونے سے پہلے اچھی اسکاچ وسکی کے 2-3 پیگ ضرور پی لیا کروں، مگر یہاں سوائے وائٹ ہارس اور وائٹ 69 کے دوسری کوئی اسکاچ نہیں ملتی۔ یہ بات میں نے ذہن میں اچھی طرح بٹھا لی۔